अपने स्कूल के दिनों में मुझसे कोई भी टकरा जाए तो उसकी खैर नहीं थी। काश ये सच होता। लेकिन मैं तो ऐसा रोतलू था जो देर से अपना होमवर्क सबमिट करने पर रोता था। लेकिन कुछ लोग पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने होते हैं, लाल चमड़ी वाले डरावने आदमी बनने से इस तलवारबाज तक जिसकी फुर्ती गोली के भी दो टुकड़े कर देती है। आज नजर ऐसे लोगों पर डालते हैं जो कि दिख गए तो मुंह से निकलेगा, अरे बाप रे, बचाओ मुझे बचाओ। सैविज सज्जाद। हमारी लिस्ट के टॉपर भैया सज्जाद गरीबी हैं, जिन्हें द ईरानी हल्क भी कहा जाता है। इस गुड्डू भैया पर ये निकनेम सही जचता है ना। ये हाथी के साइज का सज्जाद 6 फीट से भी ज्यादा लंबा है और इसके वजन से तो मशीन गुनानी याद आ जाए। 177 किलो। अब चाचा चौधरी वाला ये साबू का ऐसी नींद हाँकना तो बनता है। ओ तेरी भैया, अगर एक फ्राइंग पैन का ये हाल कर सकता है ना तो मेरी खोपड़ी को तो तरबूज जैसे पिचका देगा। इस ताकत का क्या राज है बाबू भैया? वेट लिफ्टिंग, लकड़ी के बड़े टुकड़े से सुताई और मुक्केबाजी से दीवारों में छेद करना। जवाब मिल गया है ना। लेकिन इनके सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं है। सज्जाद अपने अजूबे वाली ट्रेनिंग को परखने के लिए तैयार था और अप्रैल 2022 में मार्टिन फोर्ड उर्फ द स्कैरिएस्ट मैन ऑन द प्लेनेट के खिलाफ बॉक्सिंग रिंग में दो हाथ करने के लिए तैयार था। देखने वालों को खूब मजा आया होगा, है ना भैया? भैया सज्जाद, मेरी मानो तो ये हल्क निकनेम को बदल डालो, क्योंकि तुम मुझे दिखते तो गंजे बेन जैसे हो। अडिग उगूर, वो इंसान जिसकी रूटीन को कोविड महामारी भी बदल ना सकी, वो ये जनाब थे गीगा उगूर। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 सालों से गीगा ने अपने इन मार्शल आर्ट स्किल्स को पूरी तरह से घर पर ही बिना किसी ट्रेनर की मदद से निखारा है। लंदन यूके के रहने वाले उनके माता पिता ने उन्हें महज 4 साल की छोटी उम्र से ही ताइक्वांडो सिखाने के लिए बढ़ावा दिया। फिर 10 साल की उम्र में इन्होंने थाई मुक्केबाजी के साथ साथ बाकी लड़ाकू खेल भी और जिम्नास्टिक भी सीख लिया। ये सारी मेहनत रंग लाई। इस आदमी की तेजी गजब की है, सच कहता हूँ यार। कलाबाजी और फाइटिंग स्टाइल्स के अनोखे मिश्रण से उन्हें एक भयंकर अपोनेंट उन्होंने बना लिया। कलाबाजी और कई फाइटिंग स्टाइल्स के अनोखे मिश्रण ने उन्हें एक भयंकर अपोनेंट बना दिया है। हालांकि ये सब साइड रख के बता दूं कि गीगा वास्तव में एक लड़ाकू नहीं है, इसलिए किसी अनुभवी फाइटर से 1-on-1 में ये उतना खतरनाक साबित नहीं होगा जितना ही दिखाई देता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुंह उठाकर मैं इससे लड़ने के लिए निकल जाऊं, क्योंकि कालीन भैया कहते हैं कि उससे ये शक्तियां ईश्वर से मिली हैं और वो यीशु का वंश है। हाँ सच्ची? मैं नहीं मानता। पर यार ये आदमी सच्ची में अलग अलग तरीकों से डराता तो है, पर मैं हूं ना, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर डालो यार, डर नहीं लगेगा। कर दो, वरना मैं गीगा और हल्क को आपके पीछे लगा दूंगा। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, फिर भी कर लो ना यार। चलो नेक्स्ट। सॉलिड सर्विकल्स। मुझसे पंजा लड़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस खेल का गुंडा हूं, समझे? लेकिन भूलकर भी मैं ये बात इस लिथुआनियाई ताकतवर सर्विकस को नहीं कह सकता। इन जनाब ने लिथुआनिया के सबसे मजबूत आदमी का खिताब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरी 15 बार जीता है। ये 20 जिसका वजन लगभग 400 किलो पाउंड से ज्यादा है, अपने शरीर के 2.5 गुना ज्यादा वेट से स्क्वाट कर सकता है। पर लिथुआनिया का सबसे मजबूत आदमी बनकर इसका कलेजा ठंडा हो जाए? हाँ ना, बिल्कुल नहीं। सर्विकस ने 4 बार वर्ल्ड टाइटल भी जीता है। ये वनमानुस पहली बार वेट लिफ्टिंग में तब आया जब वो सिर्फ एक टीनेजर था, वो भी टीवी पर एक स्ट्रॉन्गमैन प्रतियोगिता देखने के बाद। फिर महज 16 साल की उम्र में उन्होंने खुद एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। तब से सर्विकस ने 20 से अधिक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए और इतिहास में अपना नाम दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में से एक के रूप में दर्ज करवा लिया है। अगर मगरमच्छ से ये छेड़छाड़ आपको इम्प्रेस नहीं करती तो यहाँ तक कि बर्फ के ठंडे पानी में खुद को डुबोने की उसकी सर्दियों की रूटीन भी नहीं, तो देख लीजिए सर। रुक जाइए, मेरे पास कुछ और भी है। 2013 में सर्विकस ने 12 निसान नोट कारें जिनका वजन लगभग 12,930 किलो था, उनको 16 फीट की दूरी तक घसीटा था। ये 2 बड़े बड़े अफ्रीकी हाथियों को सड़क पर घसीटने के बराबर है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सर्विकस से लड़ने के लिए 2 हाथी भी कम पड़ेंगे? रब जाने यार। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए हाथी तैयार नहीं है, वो भी डरे हुए हैं। अविश्वसनीय एमआई। जब मैं 11 साल का था तो मेरा खाली समय खेलने कूदने और मम्मी से मार खाने में बीता था। पर 11 साल के इस ब्रूसली फैन रयूसी एमआई की बात अलग है, नहीं मानते? इस 6 पैक एप्स वाले जापानी जूनियर ने पहली बार सिर्फ 1 साल की उम्र में अपने आइडल की ऐसी फिल्में देखी कि फिर बस देखते रह गया। अब रयूसी हर दिन 3.5 घंटे ट्रेनिंग करता है अपने आइडल ब्रूसली जैसा बनने के लिए। उसके पिता ने यह कहा कि ऐसा करने के लिए रयूसी पर कोई दबाव नहीं डालता, वो खुद दिल से इससे प्यार करता है। लेकिन सिर्फ उनका ट्रेनिंग का यह अनुशासन है जो उस आम बच्चों से अलग करता है, बल्कि ये ननचक्स का भी इस्तेमाल करने में माहिर है। फिल्म एंटर द ड्रैगन में ब्रूसली के फेमस सीन को उसकी दी गई ट्रिब्यूट को देखें। ये बता दूं कि रयूसी तब सिर्फ 5 साल के थे। उस उम्र में तो बच्चे बस छोटा भीम, आईटी राजू, डोरेमोन को ही जानते हैं। ये भी बता दूं कि रयूसी के हिट से बड़े आदमी को भी दिन में तारे नजर आ जाएं भाई, तो रयूसी के इरेजर को चुराने का सोचना भी मत, समझ गए? राउडी रोंडा राउजी।
अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपसे थर-थर काँपें तो मैं आपको लड़ाकू खेल सीख कर फिर पेशेवर पहलवानी करके उसके बाद एक यूएफसी फाइटर के रूप में करियर शुरू करने की सलाह दूँगा। मुश्किल काम लगता है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुश्किल है, लेकिन अमेरिकी रोंडा राउजी ने ये सब कुछ किया है और 2018 में उनके प्रयासों को सही पहचान मिली जब यूएफसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी। लेकिन इससे पहले कि वो अपना ये फेमस करियर शुरू करती, राउजी पहले से ही एक बैडएस थीं। एक दिन जब वो थिएटर में फ़िल्म देखने के लिए मगन थीं, तभी रोंडा ने अपने सिर के पीछे बार-बार खूनी के लगने को महसूस किया। गुंडों का एक ग्रुप उसके पीछे बैठा हुआ था और एक लड़की रोंडा की सीट को अपने पैरों से लात मार रही थी। रोंडा ने बार-बार लड़की को रोकने के लिए कहा, लेकिन वो हमलावर सिर्फ हँसे और उसे इग्नोर कर दिया। खैर, वो ये सबक सीखने ही वाली थी कि रोंडा से पंगा ना लें। रोंडा ने फिल्म खत्म होने तक का इंतजार किया, फिर परेशान करने वाली लड़की का जूता छीनकर उसे थिएटर हॉल में फेंक दिया। ग्रुप के 2 लोग खड़े हुए और रोंडा ने इसे लाने की मांग की। उसने मना कर दिया। कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने रोंडा को जोर से धक्का दिया और उनमें से एक ने मुक्के के लिए हाथ घुमाया। तो रोंडा तैयार थी, वो झुक गई, फिर हमलावरों में से एक को मारा, फिर दूसरे को सीधे जमीन पर फेंक दिया। थिएटर में हर कोई खड़ा हुआ और आत्मरक्षा के इस प्रदर्शन की सराहना करने लगा और वो लोग वहां से फरार हो गए। तब से रोंडा ने जूडो में ओलंपिक पदक, कई सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू पुरस्कार अपने नाम किए और WWE और UFC चैंपियनशिप दोनों जीते। जी हाँ, रोंडा से लड़ते नहीं है बल्कि पतली गली पकड़ते हैं। ग्रिजली वीक, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहूंगा, जैसे बॉडी बिल्डर्स, चैंपियनशिप फाइटर्स और मैरी कॉम। लेकिन कैरिकोस ग्रिजली से तौबा तौबा, ये बड़ा ग्रीक पावर हाउस सिर्फ आम सा सख्त आदमी नहीं है और उसकी गलत वेट लिफ्टिंग की तकनीक को बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ने बहुत ही खरी खोटी सुनाई है। इसका मतलब कि ये विशाल जाइंट बहुत भारी वजन उठा सकता है, 1100 एलबी तक, एक अजीब तकनीक का इस्तेमाल करके जिसे श्रगिंग कहा जाता है। और जब किरियाकोस ये करता है तो बस अजीब आवाजें गूंजती हैं। सुना ना? तो मैं उसे कॉपी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि ये वेट लिफ्टिंग का बिल्कुल भी सेफ तरीका नहीं है। लेकिन अगर गलती से स्टेरॉइड की दुकान डोनाल्ड डक बनकर चिल्लाते हुए मेरे पीछे लग जाए, तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय उसकी जी हजूरी करने के, है ना? द अमेजिंग माची। जब मैं बच्चा था मुझे लगा कि तलवारबाजी करना बहुत ही कूल होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी भी तलवारबाजी मतलब असल तलवार छूने के लिए इजाजत नहीं थी। पर जापानी कटाना मास्टर ईसाओ माची के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं थी। सिर्फ 5 साल की उम्र में इस ब्लेड को उठाकर ईसाओ ने कड़ी मेहनत की और अपने मैड स्किल्स के लिए 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम शामिल है। जापानी याडो मास्टर और मॉडर्न समुराई पहली बार 2004 में फेमस हुए, जब गिराने से पहले उसने 7 बार एक तटामी चटाई के टुकड़े करने की इम्पॉसिबल उपलब्धि हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रिकॉर्ड को तोड़ा और 2015 में चटाई को 8 बार स्लाइस किया। ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी कायम है। लेकिन ये भी ईसाओ की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। 2013 में उन्होंने एक नए स्तर पर अपने स्किल्स को आजमाने का फैसला किया। किसी ने उस पर तेज गति से गोली चलाई और ये जानने के लिए कि क्या वो उसके 2 टुकड़े कर सकता है। नहीं, ये एक एनीमे प्लॉट नहीं है, ऐसा सच में हुआ था। तो सुनिए, वो एक बीबी गोली थी, असली गोली नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि लक्ष्य और भी छोटा था। ईसाओ को निशाना बनाकर आदमी ने बंदूक से फायर किया। ईसाओ खड़ा रहा, अपनी कटाना हाथ से कसकर पकड़े। हवा में तनाव साफ नजर आ रहा था भाई। इसके बाद उन्होंने ट्रिगर खींचा। गोली ईसाओ की ओर 98 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली और इसके लिए वो तैयार था। क्या वो सफल रहा? आओ हम इसे नजदीक से देख लेते हैं। अविश्वसनीय रूप से उन्होंने बिजली से तेज तलवारबाजी से अपने लक्ष्य को काटा और ऐसा करके मेरे अब तक देखे गए सबसे बैडएस लोगों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। जो कहते हैं कि कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है, वो शायद ईसाओ माची से नहीं मिले होंगे भाई। क्रेजी करेलिन, तलवार से लड़ना अच्छा और कमाल का, लेकिन अगर आप रूसी पहलवान अलेक्जेंडर कालिन से पूछें तो कहेंगे कि आपको किसी हथियार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद एक हथियार है। 1987 और 2000 के बीच करेलिन ने सोवियत संघ और बाद में रूस को ऊपरी शरीर की कुश्ती की ग्रीको रोमन शैली में रिप्रेजेंट किया। ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ उन्होंने अपने पूरे करियर में 887 मैच जीते। वो सिर्फ 2 मौकों पर हारे थे और दोनों बार सिर्फ 1 पॉइंट से। यकीनन करेलिन को पूरी दुनिया में अब तक का सबसे महान ग्रीको रोमन पहलवान माना जाता है। उनकी सबसे मशहूर चाल कार्लिन लिफ्ट ने हर उस व्यक्ति के दिलों में डर पैदा किया जो लड़ने के लिए आया था। बड़ी आसानी से वो फर्श से भारी पहलवानों को उठाकर उन्हें पलटकर और उन्हें जोर से जमीन पर पटक देता था। ऐसा कुछ जो पहले भारी डिवीजन के लिए नामुमकिन सा माना जाता था। कार्लिन हमेशा एक भारी हिटर थे।
यहाँ तक कि जब उन्होंने पहली बार 13 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू की तो बाकी साथियों के मुकाबले वो 5 फुट 10 इंच लंबे हो गए। मैं तो बौना ही रह गया यार। हालांकि उसके सभी विरोधियों में से आपको आश्चर्य हो सकता है कि कौन, या कहें क्या कार्लिन का कहना है कि सबसे मुश्किल था। नहीं, इंसान बिल्कुल नहीं, बल्कि एक रेफ्रिजरेटर है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये पता चला है कि एक अपार्टमेंट ब्लॉक में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक फ्रिज को उठाया और उसे सीढ़ियों की 8 मंजिलों तक ले गए। मेरी भी सबसे बड़ी लड़ाई एक फ्रिज से होती है, पर वो लड़ाई ये होती है कि मुझे उसमें पड़ी सारी चीजें खानी है या नहीं। गोइंग गोगिंस एक पुरानी कहावत है, रास्ते में जितने भी कांटे हों निडर लोग रुकते नहीं है। खैर, इसको फॉलो करके अमेरिकी सुपर एथलीट और पूर्व नौसेना सील डेविड गोगिंस अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सबसे टफ इंसान के रूप में जाना जाता है। कम उम्र में अब्यूजिव पिता के बचाव के बाद गोगिंस ने 20 साल के सैन्य करियर की शुरुआत की। यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल कंट्रोलर ट्रेनिंग को पूरा करने वाले इकलौते अमेरिकी सील मेंबर बन गए। इसलिए वो आपके बम्बू पर 1 लाख अलग अलग तरीकों से लात मार सकते हैं। लेकिन सेना छोड़ने के बाद भी गोगिंस कभी नहीं रुके। 2013 में अपने शरीर की दिन रात ट्रेनिंग से उन्होंने 24 घंटे में पूरे किए गए सबसे ज्यादा पुलअप के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दिए समय के आधे समय में उन्होंने 4030 पुलअप कर डाले। जैसे कि ये काफी नहीं था तो उन्होंने 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन भी पूरे कर ली, जो कि नॉर्मल 26 मील मैराथन से काफी ज्यादा थका हुआ लंबे है। उन्हीं में उसने कम से कम 1600 मील की यात्रा की है। सोचकर ही पसीने छूटने लगे क्या। ये रियल लाइफ के एक्शन मैन कहते हैं। शारीरिक और मानसिक पीड़ा उनके लिए सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है और उसे बाकी सभी चीजों से ज्यादा जीवित महसूस कराती है। डेविड गोगिंस ने साबित कर दिया कि यदि आप अपना दिमाग लगाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनको उंगली करने के अलावा कुछ भी। डरावना फोर्ड। तो हम दुनिया के सबसे टफेस्ट आदमी से मिले हैं, लेकिन सबसे डरावने आदमी का क्या। द नाइटमेयर निक नेम से जाने जाने वाले ब्रिटिश बॉडी बिल्डर और एमएमए फाइटर मार्टिन फोर्ड खिताब के लिए एक बहुत बड़े दावेदार हैं। 6 फुट 8 इंच की लंबाई और 136 केजी से ज्यादा वजन वाले फोर्ड के डरावनी बॉडी के साथ किसी भी फोटोग्राफर पर चिल्लाने की आदत है। इन्हें और भी डरावना बना देती है ये आदत। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इतना भयानक था। फोर्ड कभी पतले क्रिकेटर थे, लेकिन चोट लगने और खेल के प्रति अपने प्यार को खोने के बाद उन्होंने अपनी किस्मत दूसरी जगह आजमाने का फैसला किया, जो था बीस्ट बनना। साथ ही अपनी इंटेंस ट्रेनिंग के साथ फोर्ड अपने असाधारण लेवल की मसल्स को बनाए रखने के लिए एक दिन में 4500 से 8000 कैलोरी लेते हैं। ये हम आम मनुष्यों के लिए तो तय लेवल से 3 गुना ज्यादा है। वो ये कैसे करता है? जवाब है हर दिन 8 बार खाना खाकर, 30 अंडे, 30 एंड 1/2 ऑन्स चिकन से भरा, शाकाहारी मछली और बहुत से अंडे की सफेदी के साथ। और मेरा मतलब है बट टन अपने लास्ट खाने के लिए वो 15 अंडे कटक जाता है। इसका मतलब है कि वो हमारे पुराने दोस्त ईरानी हल को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है, अगर कभी सामने आ जाए तो। फोर्ड का निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और उसने दावा किया है कि वो एक भालू और एक शार्क दोनों को हरा सकता है अगर वे एक ही समय मुझसे लड़ने आ जाएं। ये उसके शब्द हैं, मेरे नहीं। मुझे नहीं पता कि लॉजिक कैसे काम करेगा, लेकिन देखने में तो मजा आएगा बड़ू, है ना। वो भी दूर से बैठकर। द पलाइट ऑफ प्रॉस्पेरी। सोचिए आप सारा रेगिस्तान के बीच में फंस जाएं बिना फोन, खाने या पानी के, तो क्या होगा? डर गए। लेकिन 1994 में इटालियन पूर्व पुलिस अधिकारी और पेंटाथलीट मोरो प्रॉस्पेरी ने खुद को ऐसी स्थिति में सटीक पाया। वह मोरक्को स्थित मैराथन ऑफ द सैंड्स सहारा के बीच 155 मील की अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे थे जब 4 दिनों में एक सैंड स्टॉर्म भड़क उठा। धीमा न होने के दृढ़ संकल्प लिए प्रॉस्पेरी चलता रहा। भले ही वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब तूफान थम गया तो उसे पता चला कि वो ठीक रास्ते से 186 मील दूर चला गया। पूरी तरह से खो जाने के बाद उसे जिंदा रहने के लिए जरूरी किसी भी साधन का यूज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने खाने के लिए छिपकलियां और अन्य छोटे जानवर पकड़ लिए और जब रात हुई तो उसने खुद को गर्म रखने के लिए रेत में दफन कर लिया। अगले दिन बात और ज्यादा बिगड़ गई। शरण लेने के लिए एक पुराने इस्लामी मंदिर को खोजने के बाद प्रॉस्पेरी ने छत से लटके चमगादड़ों की एक बस्ती को देखा। उसने उनको खा लिया और पोषण के लिए उनका खून पिया, लेकिन ये काफी नहीं था। आखिरकार हताशा में वो अपना पेशाब पीने लग गया। ये बुरा हाल कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन प्रॉस्पेरी ने कभी हार नहीं मानी। अंत में 9वें दिन उसने रेत में मानव पैरों के निशान देखे। उत्साहित थके हुए इटालियन ने किसी तरह उनका पीछा किया। एक खाना बदोश शिविर तक पहुंच गया वो, और वो बच गया। रहने वालों ने पुलिस को बुलाया और प्रॉस्पेरी को अस्पताल ले जाया गया। वो इतना डिहाइड्रेटेड था कि उसे 16 लीटर फ्लूइड चढ़ाया गया, सोडा के 8 बड़ी बॉटल्स के बराबर। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह के एक दर्दनाक अनुभव के बाद प्रॉस्पेरी फिर कभी नहीं दौड़ेगा। हालांकि उस घातक दौड़ के बाद से ये धावक फिर 6 बार कम्पीट करने के लिए गया और यहाँ तक कि 2001 में 13वें स्थान पर आया, जो कि 1000 से ज्यादा प्रतियोगियों की दौड़ में कमाल की बात है। जरा सोचिए, अगर ये आदमी चमगादड़ों को खाने के लिए तैयार हुआ, अपना पेशाब पीता रहा और नरक में 9 दिनों के बाद भी जिंदा रहा, दोबारा ये जोखिम उठाने के लिए, तो सोचिए आपको पछाड़ने के लिए क्या क्या कर सकता है ना। वाह।
विरल विटो। इमेजिन कीजिए कि आप एक अंधेरी सड़क पर चल रहे हैं और इस आदमी ने आपका रास्ता रोक लिया। अगर इसकी बॉडी मसल से नहीं डरे तो हैप्पीडेंट वाली इसकी स्माइल से जरूर डर जाएंगे। इसका नाम वीटो पीर बाजारी है और ये एक जर्मन बॉडी बिल्डर है जो हमेशा इतना खुश नहीं था। जब वो छोटा था, वीटो की एक बड़ी कार दुर्घटना हो गई जिससे उसकी रीढ़ का हिस्सा गलत दिशा में 57 डिग्री झुक गया था। 8 लंबे सालों तक वो दर्द से जूझता रहा। दर्द निवारक दवाइयों और फिजियोथेरेपी पर भरोसा करते हुए वो आगे बढ़ा, लेकिन फिर उसे बॉडी बिल्डिंग का साथ मिला जिसने उसकी भावनाओं को कुछ पॉजिटिव चैनलाइज किया। बाद में कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ वीटो पहले से कहीं ज्यादा खुश और भारी भरकम होकर सामने आया। उसकी चोट उसके साथ ही है, लेकिन इन मेगा मसल्स ने दर्द को इतना दूर कर दिया है कि वो लगभग सामान्य जीवन जी सकता है। अब वो अपना समय जिम में पंप जरा सी देरी में ही घूरने और पुलिस अधिकारियों का सामना करने में बिता देता है। कन्फेशन, उसने टीवी शो डॉग्स ऑफ बर्लिन के एक दृश्य के लिए उस आखिरी शॉट में पुलिसकर्मी को ऐसे चौंकाने का नाटक किया था। लेकिन वीटो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं लड़ता है। लगभग 136 किलो के बॉडी बिल्डर ने 2021 की शुरुआत में अपने आधे से भी कम आकार के पहलवान के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। आप सोच रहे होंगे कि वीटो के लिए बाएं हाथ का खेल रहा होगा, है ना? खैर, जब लड़ाई शुरू हुई तो वीटो पहले राउंड से आक्रामक हो गया, पहला अंक हासिल कर लिया, लेकिन पतलू डरा नहीं और उससे फाइट बैक करना जारी रखा। आखिर में पतला आदमी जीत गया, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि साइज सब कुछ नहीं होता, तकनीक जरूरी है भैया। ये सच है कि बिना किसी नियम के मैन ऑन मैन फाइट में पतलू पहलवान सीधे अस्पताल में होता। मेरा मतलब है ये इंसान सचमुच बड़ा दिखने के लिए जान लगा देता है। ये मेरे बस की नहीं है। नहीं, वीटो कहीं छुप नहीं सकता है, लेकिन अगर वो कभी आपके पीछे आता है तो बेहतर होगा कि आप दूसरी दिशा में फरार हो जाएं। आयरन ग्रैंडपा। जब मैं 70 वर्ष की बूढ़ी उम्र में पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने दिन किसी गर्म देश में बिताने का इरादा रखता हूँ, कॉकटेल की चुस्की लेता हुआ और युवाओं को उन सभी अद्भुत ज्ञान के बारे में बताता हुआ जो कि मैंने हासिल किया है। चीनी बॉडी बिल्डर यांग शिनमिन उर्फ द आयरन ग्रैंडपा के लिए ये जीवन जीने का एक बहुत ही उबाऊ तरीका होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिनमिन 70 साल से अधिक उम्र का है और अभी भी हर दिन अपने शरीर को ट्रेन करता है। वो ठोस 40 साल से अपने जोरदार व्यायाम रूटीन को बनाए हुए हैं। ये इतना लंबा है कि उन्होंने वास्तव में 1983 में चीन की पहली बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और तब से उन्होंने 100 से अधिक ट्रॉफीज जीते हैं और पदक भी जीते हैं। एक वरिष्ठ नागरिक के लिए जिनमिन अविश्वसनीय दिखता है और ये निसंदेह उसकी अति सक्रिय जीवन शैली, प्रोटीन और फाइबर के सख्त आहार की वजह से। वास्तव में उनके डॉक्टर का कहना है कि जिनमिन की हड्डियों की डेंसिटी 30 वर्षीय व्यक्ति के समान है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी हड्डियां स्वाभाविक रूप से अधिक कमजोर और टूटने में आसान हो जाती हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग और आहार इसे झुटलाने के लिए सिद्ध हुए हैं। तो सिर्फ इसलिए कि शिनमिन बूढ़े हैं तो मतलब ये भी नहीं है कि आपको उसे कम आंकना चाहिए। आयरन दादाजी अभी भी आपको कपड़े की तरह धो के निचोड़ देंगे। मैड मास। आपका उस आदमी के बारे में क्या विचार है जो सिर्फ अपने हाथों से किसी गुस्सैल बैल के सींग उड़ा सकता हो? नहीं, मैं फेक नहीं रहा। यह आपके लिए अच्छा है कि कराटे की सबसे तेज क्योकुशिन शैली के फाउंडर मास ओयामा आप आसपास जिंदा नहीं है। इस फेमस कराटे मास्टर ने 1932 में केवल 9 साल की उम्र में मार्शल आर्ट का अध्ययन करना शुरू कर दिया और 21 तक वो पहले से ही अपना चौथा डैन ब्लैक बेल्ट जीत चुके थे, जिससे वो कराटे मास्टर बन गया। 2 साल बाद 23 साल की उम्र में ओयामा ने खुद को पूरी तरह से खेल के लिए समर्पित करने का फैसला किया। अपने सेंसेई की सलाह लेते हुए उन्होंने जापान के यामानाशी प्रांत में फेमस माउंट मिनबू की चढ़ाई कर ट्रेनिंग के अगले चरण को एकांत में शुरू किया। हालांकि वे 14 महीने के डरावने समय के लिए वहां पर फंस गए जब एक दोस्त जो उसे खाना पहुंचा रहा था वो चला गया और खाना लाना जारी नहीं रख सका। इसलिए ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही ओयामा नीचे आने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन वो रुका नहीं। इसके तुरंत बाद वो फिर एक अलग पहाड़ पर चढ़ गया और पूरे 18 महीने के लिए लगातार हर रोज 12 घंटे ट्रेनिंग करता रहा। वो ठंडे झरनों के नीचे लगातार ध्यान लगाता, भारी चट्टानें तोड़ता, उठाता, बोल्डर पर छलांग लगाता और बार बार पेड़ों और पत्थरों से टकराता। ये सब उसके शरीर और दिमाग को सही लड़ाई मशीन में बदलने के लिए होता था। कुल 32 महीनों की सजा के बाद ओयामा आखिरकार पहाड़ से वापस आ गया और वो अब तक के सबसे महान कराटे मास्टर्स में से एक बनने के लिए तैयार था। बाद के वर्षों में उन्होंने न केवल कराटे की एक नई पूरी शैली बनाई बल्कि अपने मैड स्किल्स का प्रदर्शन करने के लिए कुल 42 सांडों से लड़ाई भी लड़ी। माना जाता है कि ओयामा ने बड़े जानवरों को धराशायी करने के लिए सिर्फ चेहरे पर एक मुक्का लगाया। माना लॉजिकली सही नहीं लगता, पर इतनी ट्रेनिंग वाला इंसान कुछ भी कर सकता है भाई। जी हाँ, आप बोल से बच जाएंगे पर आयोमा से बचने का कोई चांस ही नहीं है भाई। अतुल्य कुज़नेत्सोवा। अगर कोई व्यक्ति है जो कि डोंट मैस विद मी स्केल पर 0 से सीधे 10 तक चला गया तो वो है नतालिया कुज़नेत्सोवा। 1991 में जन्मी इस रूसी बॉडी बिल्डर ने खुद को टीनेज में एक डरपोक माउस के रूप में डिस्क्राइब किया। हालांकि 14 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग करने के बाद उसका आत्मविश्वास बड़े पैमाने पर बढ़ गया और यही चीज केवल नहीं थी, अब कुज़नेत्सोवा का वजन आश्चर्यजनक रूप से 100 किलो हो गया था, जिससे वो दुनिया के सबसे भारी महिला बॉडी बिल्डर बन गई। और ये मानने से वो नहीं डरती कि कैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड और एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स ने उसे ऐसा बनाने में भारी मदद की। दोनों दवाओं ने मिलकर ये पक्का किया कि उनके मसल्स तेजी से बढ़ जाएं, एक अधिक मर्दाना शरीर के अलावा और भी बड़ी बीमारियों की एक पूरी मेजबानी की कीमत पर। लेकिन नतालिया शिकायत नहीं कर रही है। वो लगभग 3 पुरुषों जितने वजन को डेडलिफ्ट कर सकती है और बाइसेप्स जो बॉलिंग पिन की ऊंचाई से अधिक मोटे हैं। मुझे यकीन है कि उसे आपको आधे में निपटाने में कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए मैं उसके साथ पंगा नहीं लूंगा जब तक कि आप सलामत रहने से तंग ना आ गए हों। खतरनाक धरेजो। आप सभी को शिक्षा का समान अधिकार है, लेकिन 1990 के दशक में पाकिस्तान लड़कों के विपरीत लड़कियों को केवल दूसरी कक्षा तक ही पढ़ाया जाता था। हालांकि नाजो धरेजो ऐसी लड़की थी जिसने इसे स्वीकार नहीं किया। वो सबको सीखने के लिए जिद कर रही थी और स्कूली शिक्षा के अभाव में पढ़ाने के लिए अपने भाभी से कहा। उसके पिता भी अपने देश में असमानता से असहमत थे और परंपरा के खिलाफ नाजो और उनकी अन्य 2 बेटियों को लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया, और ये अच्छा काम है जो कि उसने किया था। वर्षों बाद जब नाजो एक युवा महिला थी, उसके दादा की मृत्यु हो गई और उसकी संपत्ति और जमीन उसके परिवार को विरासत में मिली। नाजो के पिता संपत्ति पर अपना हक मानकर वहां पर आ गए। वो नाजो, उसकी माँ और उसकी बहनों को अपने साथ ले आए, लेकिन परिवार के अन्य रिश्तेदारों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने जोर देकर कहा कि घर उनका है, तो ईर्ष्यालु रिश्तेदारों ने नाजो के पिता को हत्या के लिए उकसाया, फंसाया, उसे गिरफ्तार करवा दिया और बाद में उनकी मौत हो गई। घर में कोई आदमी नहीं बचा था। प्रतिद्वंदी दावेदारों ने संपत्ति और उसकी जमीन को बलपूर्वक लेने के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उनकी मदद के लिए कुछ डाकुओं को भर्ती किया, और कुछ से मेरा मतलब है बहुत सारे। रात होने तक आर्म्ड पुरुषों की एक बड़ी 200 लोगों की मजबूत सेना संपत्ति के चारों ओर जमा हो गई। नाजो और उसके परिवार ने उन्हें आते हुए देखा, लेकिन वो संख्या में ज्यादा थे। आपको लगा कि वो डर गई? घर पर बौछार करते हुए लोगों के जत्थे ने गोलियां चला दी, लेकिन नाजो ने डर के मारे उस तरह नहीं फुसफुसाया जैसी कि उन्होंने उम्मीद की थी। उसने एक असॉल्ट राइफल उठाई और वापस फायर कर दिया। उसकी माँ और बहनों ने उसको फॉलो किया और वही किया। लड़ाई भयंकर थी और रात भर चलती रही, लेकिन घंटों की बेजोड़ लड़ाई के बाद आप नहीं मानेंगे, लड़कियां जीत गईं। और जैसे ही बारूद कम हो रहा था, नाजो ने महसूस किया कि गोलियां बंद हो गई हैं। बाकी आदमी पीछे हट रहे थे, लड़ाई समाप्त हो गई। उस भयानक शाम के बाद किसी ने भी नाजो की क्षमताओं पर संदेह नहीं किया और उसके घर पर कोई और दावा नहीं किया। लगभग असंभव बाधाओं के खिलाफ नाजो और उसके परिवार की जीत हुई। इसलिए यदि आप नाजो को हराना चाहते हैं तो याद रखें, पूरी सेना भी कम पड़ सकती है। तो ये थे वो लोग जिनसे आप खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। आप इनमें से किसके करीब कम से कम जाना चाहेंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।